दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध किया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल या भोजने। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कुमारपाल। कुमारपाल का शासनकाल 1143 से 1172 ईस्वी। अनहिल पाटन गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था और जैन धर्म से प्रभावित होकर कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और अजमेर में खानकाह यानी निवास स्थान बनाया। यहीं पर उन्होंने भारत में चिश्तिया सिलसिला की स्थापना की। उस समय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, जिसका शासनकाल 1177 से 1192 था, इसके अधीन था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी। ये तुगलक वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक था, जिसने गाजी यानी काफिरों के घातक की उपाधि धारण की। वो निजामुद्दीन औलिया से बैर रखता था और उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था और एक धमकी भरा पत्र भिजवाया था, जिसके उत्तर में औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। इस तरह से कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो सही उत्तर है गोपाल। दोस्तों, शशांक की मृत्यु के लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति और अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा चुना। गोपाल 750 से 770 ईस्वी ने नवीन राजवंश की स्थापना की। उसे पाल वंश कहा जाता है। यह एक क्षत्रिय राजवंश था। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का राजा हुआ। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। देवपाल को पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है और महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी था, इसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर गोपाल। दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है, मात से अन्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। इस विवरण की पुष्टि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी की है। वो बौद्ध मतानुयायी था और नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सही उत्तर धर्मपाल ने। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसके राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था और तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। अगला प्रश्न है, किस पाल वंश के
दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था? तो सही उत्तर देवपाल के दरबार में। पाल शासक देवपाल के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था। देवपाल बौद्ध मतानुयायी था और बलपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर देवपाल। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी ये पाल वंश की गद्दी पर बैठा। खालिमपुर लेख, भागलपुर लेख, बादल स्तंभ लेख आदि से ज्ञात होता है कि उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि उसे विस्तृत भी किया। वो पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि उसने सेतुबंध रामेश्वरम तक के प्रदेश पर शासन किया था। इस प्रकार देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो सही उत्तर कैवर्त। देखिए, पाल शासक विग्रहपाल तृतीय के बाद उसके तीनों पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल और रामपाल के बीच संघर्ष हुए। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। इस समय चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। इसी समय कैवर्त जाति के कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्य या दिव्योग के नेतृत्व में विद्रोह किया। उसने महिपाल की हत्या कर दी और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासकों के द्वारा कराई गई थी? तो सही उत्तर है पाल वंश के शासकों द्वारा। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, जेतार, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? महोबा, खजुराहो, छतरपुर या झांसी? तो सही उत्तर खजुराहो। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। आरंभिक चंदेल शासकों में हर्ष एक शक्तिशाली शासक था जिसने स्वयं को प्रतिहारों की दासता से मुक्त किया। 950 ईस्वी में धंग चंदेल वंश का राजा बना। यही चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता था। धंग ने आरंभ में अपनी राजधानी कालिंजर में बनाई, लेकिन बाद में खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद खजुराहो ही चंदेलों की राजधानी रही थी। छतरपुर, महोबा, कालिंजर आरंभिक चंदेल शासकों के समय प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न है, धंग का पूर्ववर्ती शासक कौन था? तो सही उत्तर यशोवर्मा। चंदेल शासक यशोवर्मन धंग का पूर्ववर्ती शासक था। उसने राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग जीत लिया। खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। यशोवर्मन के बाद धंग चंदेल शासक बना। उसने ग्वालियर विजय की। धंग ने प्रारंभ में कालिंजर, बाद में खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। धंग के बाद विद्याधर और विजयपाल शासक बने। विद्याधर के काल में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जयशक्ति, ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है और महोबा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है इस वंश के तीसरे शासक जयशक्ति, जिसका प्राकृत रूप जेजा या जेज्जा मिलता है, उसने अपने द्वारा शासित प्रदेश का नामकरण अपने नाम पर जेजा भुक्ति अथवा जेजाक भुक्ति ठीक उसी प्रकार किया जिस प्रकार राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ। कालांतर में इसी का नाम जुझौती तथा बुंदेलों के नाम पर बुंदेलखंड भी पड़ गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम जयशक्ति के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न आपको बताना है, कारकोट वंश का शासन कहाँ था?
तो सही उत्तर कारकोट वंश का शासन कश्मीर में था। दोस्तों 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की। वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। वेनसांग के समय नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। कश्मीर में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन हुआ था और उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन 855 से 883 ईस्वी ने की थी। तो याद रखिएगा कारकोट वंश का शासन कश्मीर में था। अगला प्रश्न है दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? तो याद रखिएगा दिद्दा ये कश्मीर की प्रसिद्ध रानी थी। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का पहला राजा अवंती वर्मन था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उसने राज्य शांति और व्यवस्था स्थापित की और विद्रोहियों का दमन किया। 1003 में उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा संग्राम राज शासक बना। उसने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस वंश ने बांधा था? ऑप्शन है चंदेल, प्रतिहार, चौहान या परमार ने। तो सही उत्तर है प्रतिहार, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में प्रतिहारों का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रथम बार उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गई। इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम ने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अरब यात्री सुलेमान ने बड़े उच्च शब्दों में उसके शासनकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाए थे? तो सही उत्तर सोलंकी वंश के शासकों ने। दोस्तों आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलवंशी शासक सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने कराया था। अगला प्रश्न है दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया था? तो सही उत्तर अनंगपाल तोमर, ऑप्शन बी। दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर 11वीं सदी को माना जाता है। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा काबुल घाटी तथा कंधार प्रदेश में स्थापित तुर्की शाही वंश का महत्वपूर्ण शासक जयपाल था और 986-87 में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उत्तरी भारत में ये भारत का पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उदभांडपुर थी और महेंद्र पाल प्रतिहार शासक था। इसके शासनकाल में राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था किसने? तो सही उत्तर कंदरिया महादेव मंदिर ये चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर। तो याद रखिएगा दशावतार मंदिर ये खजुराहो में नहीं है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देवगढ़ में एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है और आर्य शैली के इस भव्य मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का अद्भुत उदाहरण है। खजुराहो और इसके मंदिरों का पहला उल्लेख अबू रेहान अल बिरूनी 1022 ईस्वी और इब्न बतूता 1333 ईस्वी के पुस्तकों में है। खजुराहो के मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या जटकारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरत जी मंदिर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सही उत्तर विद्याधर के द्वारा। खजुराहो समूह के मंदिरों में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर के शासनकाल में बनवाया गया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि इस मंदिर के मंडप पर स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेख में बीरिमदा नाम अंकित है, जिसकी पहचान विद्याधर के साथ स्थापित की जाती है। संभवतः ये विद्याधर का एक उपनाम है। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनी पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अगला प्रश्न है खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही उत्तर सूर्य को।
खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर के काल में हुआ। इसमें भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। अगला प्रश्न है, चंदेल कला का मुख्य केंद्र क्या था? तो सही उत्तर खजुराहो। चंदेल राजाओं का शासन कला की उन्नति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस युग की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में विद्यमान है। यहाँ लगभग 30 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए हैं। मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चतुष्पाद शिव की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है एलोरा, उदयपुर, नचना कोठार या खजुराहो। तो सही उत्तर नचना कोठार, सही उत्तर खजुराहो। दोस्तों, चतुष्पाद शिव की प्रतिमा खजुराहो में ही स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर के महामंडप के अंदर एक अद्वितीय चतुष्पाद सदाशिव प्रतिमा है। सदाशिव सर्वोच्च शिव के अव्यक्त प्रकट पहलू माना जाता है जो शैव धार्मिक प्रणाली के निर्णायक हैं। उनके 4 पाद शैव प्रणाली के 4 भागों को दर्शाता है जो इस मंदिर के निर्माताओं द्वारा पालन किया गया है। तो शिव की 4 पैरों वाली प्रतिमा खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? आपको बताना है। लक्ष्मण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर। तो सही उत्तर कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर का निर्माण चंदेल नरेश विद्याधर ने कराया था। मंदिर में अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणी संघर्ष में शामिल नहीं था? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के शासक संघर्षरत रहे। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में आरंभ होने वाला त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। त्रिकोणी संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया और हर्ष के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इस समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। अगला प्रश्न है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। तो ये थे प्रतिहार और पाल। प्रतिहार और पाल वे उत्तर भारतीय राजवंश थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी और हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदय, महोदयश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें प्रतिहार सफल हुए थे। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही हैं? मिहिर भोज, ध्रुव धर्मपाल, ये आपका सही नहीं है। नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय देवपाल सही है। रामचंद्र अमोघ वर्ष प्रथम और विग्रहपाल सही हैं। तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के मध्य संघर्ष हुआ जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया किंतु स्वयं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। संघर्ष के अंतिम चरण में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। संघर्ष के अंत में प्रतिहारों को सफलता मिली। तो युग्म 1 गलत है जबकि शेष आपके सही हैं। 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर कन्नौज थी। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन प्रतिहार शासक नहीं था? ऑप्शन है मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल और राजसिम्बा। तो सही उत्तर राजसिम्बा।
नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी, मिहिर भोज प्रथम का 836 से 885 ईस्वी और राज्यपाल ये प्रतिहार शासक थे। राजसिम्बा प्रतिहार शासक नहीं था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस गुर्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, हरिचंद, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। तो सही उत्तर नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानो नारायण रूप में वह उपस्थित हुआ। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में आपने पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।